गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 11th क्लास की अकाउंटेंसी का नेक्स्ट चैप्टर है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। आई थिंक आधारभूत लेखांकन शब्द। तो इसमें हम एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या एसेट्स होती है और क्या लायबिलिटीज होती है। तो फर्स्ट पार्ट जो इसमें बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में आता है वो एसेट्स का आता है कि एसेट्स क्या होती है। हिंदी में उसको संपत्ति कहा जाता है कि जो वस्तु हम बिजनेस में या जिस वस्तु का प्रयोग हम व्यवसाय में लाभ कमाने के लिए भविष्य में करते हैं उसको हम क्या करते हैं, संपत्ति कहते हैं। अगेन रिपीट, किसी भी वस्तु को व्यवसाय में, किसी भी वस्तु को बिजनेस में लाभ कमाने के लिए भविष्य में यूज किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, एसेट्स या संपत्ति। तो ये संपत्ति टू टाइप्स की होती है, एक होती है करंट एसेट्स, एक होती है नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स उसको कहते हैं जो एक साल के अंदर पैसे में डाइवर्ट हो जाती है। आगे करंट एसेट्स चालू संपत्ति उसको कहते हैं जो एक साल के अंदर रुपए में बदल जाती है। फॉर एग्जांपल कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये कॉमन सी बात है, पैसे ही है। बिल्स रिसीवेबल्स, जो माल आपने बेचा है या जो माल आपने खरीदा है उसकी रिसिप्ट प्राप्त हो जानी। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, कम टाइम के लिए आप बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करते हो। फॉर एग्जांपल कम टाइम, वन ईयर के अंदर अगर आपने कोई बिजनेस शुरू किया है तो 1 ईयर के बाद वो क्लोज हो जाएगा, तो वो ऑटोमेटिकली पैसा हमें मिलेगा। एंड डेब्टर्स जिसको हम देनदार कहा कहते हैं। एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस जिसको हम पूर्वदत्त एक्सपेंसेस कहते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस होता है पूर्वदत्त एक्सपेंसेस, ऐसा खर्चा जो हम अपने एक साल के अंदर उसको पूरा कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई रेंट पे रूम ले रखा है तो मैं अपने खर्चे का जो मेरा खर्चा है, रेंट का किराया है, उसको मैं एक साल का किराया मैं एक साल से पहले ही सारा का सारा किराया दे देता हूं। टाइम से पहले अगर मैं अपना किराया दे देता हूं तो उसको प्रीपेड एक्सपेंसेस कहा जाता है। तो ये सारी करंट एसेट्स है। और दूसरा जो पार्ट है वो नॉन करंट एसेट्स का आएगा, इसको हम गैर चालू संपत्ति कहते हैं। तो इसके दो ही पार्ट है, एक टेंजिबल है और एक इंटेंजिबल है। टेंजिबल को एसेट्स को मूर्त संपत्ति कहते हैं जिसको हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। तो देख छू सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं, टेंजिबल एसेट्स। तो ये फिक्स एसेट्स, इसको नॉन करंट एसेट्स को फिक्स एसेट्स भी कहते हैं। आई थिंक स्थायी संपत्ति, स्थायी संपत्ति। तो नॉन करंट एसेट्स को फिक्स एसेट्स भी कहते हैं। टू टाइप्स के होते हैं, टेंजिबल एक इंटेंजिबल। टेंजिबल को मूर्त एसेट्स, आई थिंक मूर्त संपत्ति कहते हैं जिसको हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। फॉर एग्जांपल लैंड एंड बिल्डिंग, आपको पता है लैंड एंड बिल्डिंग क्या होती है। फॉर एग्जांपल बिल्डिंग बड़ी बड़ी होती है, लैंड भूमि होती है, प्लांट एंड मशीनरी जो हमारी मशीनरी होती है वो मोटर कार जिसको हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। कंप्यूटर, फर्नीचर, ये सारी क्या होती है, फिक्स होती है। जो एक जगह हमने रख दी वो एक जगह ही रहेगी जब तक हम अपनी एनर्जी के द्वारा उसको कहीं एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते। अगर बिल्डिंग है तो बिल्डिंग एक जगह ही खड़ी रहेगी, उसको चेंज नहीं कर सकते। तो ये चीजें ऐसी जो फिक्स रहती है। एक इंटेंजिबल होता है जो इसका फिक्स एसेट का सेकंड पार्ट होता है, वो इंटेंजिबल होते हैं। इंटेंजिबल का मतलब ये होगा जिसको हम न तो छू सकते हैं और नहीं नहीं तो छू सकते हैं, बस ये नहीं छू सकते और नहीं फील कर सकते। आई थिंक महसूस कर सकते हैं उसको, ओनली छू नहीं सकते, उसको नहीं देख सकते हैं। तो इंटेंजिबल जो एसेट्स होती है जिसको देख भी नहीं सकते, छू भी नहीं सकते, सिर्फ ओनली फील कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल गुडविल, गुडविल हमारी होती है ख्याति। जैसे किसी भी संस्था का कोई नाम होता है तो उस संस्था को उसके नाम के द्वारा ही पहचाना जाता है, या वो अच्छी है या वो अच्छी नहीं है। आई थिंक फेमस है या फिर वो फेमस नहीं है। तो किसी भी चीज की प्रसिद्धि, फेमस को प्रसिद्धि कहते हैं, गुडविल के द्वारा पता लगाया जाएगा वो बुरी चीज है या अच्छी चीज है। एंड ट्रेडमार्क्स, ट्रेडमार्क्स वो होगा जो किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट का सिंबल होता है। फॉर एग्जांपल मोबाइल अनेक प्रकार के, तो कोई एप्पल का होता है, कोई एमआई का होता है। तो सिंबल क्या है, एप्पल, एमआई, आई थिंक मोटरोला एंड सैमसंग, ये सारे सिंबल जिसको ट्रेडमार्क्स कहते हैं। कॉपीराइट, कॉपीराइट वो होगा जो जिस संपत्ति का आपका अधिकार हो। आई थिंक जो संपत्ति आपकी ही हो, किसी और व्यक्ति की नहीं हो सकती, उसको हम क्या कहते हैं, कॉपीराइट। पेटेंट्स, पेटेंट्स वो होगा कि जो चीज आपने इन्वेंशन की है, ये जो चीज आपने सर्च की है, खोजी है, आविष्कार किया है, तो आविष्कार करने के बाद उस पर आपका पेटेंट होगा, आपका अधिकार होगा एज ए कॉपीराइट की तरह ही। पर ये जो पेटेंट्स होता है ये हमारे 20 साल के लिए होता है कि आपने कोई चीज सर्च की है, इन्वेंशन की, तो आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा
ताकि उस पर किसी और का अधिकार नहीं हो सकता हो। तो ये रजिस्टर ओनली गवर्नमेंट के थ्रू किया जाता है। तो ये चीजें जो होती है हमारी इंटेंजिबल होती है। तो इस प्रकार ये सारी की सारी एसेट्स थी जो हमें अभी पता लगा है। इसके अलावा एक लायबिलिटीज पार्ट है वो हम बताएंगे। तो जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है हमारा एसेट्स हम कर चुके हैं, सेकंड पार्ट इसका लायबिलिटीज होता है। क्योंकि जो अकाउंट चलेगा पूरा पूरा अकाउंट ऑपरेट होगा वो एसेट्स और लायबिलिटीज के बेस पे ही होगा। तो सेकंड पार्ट लायबिलिटीज है। दायित्व हिंदी में कहते हैं, टू टाइप्स के होते हैं, करंट लायबिलिटीज एंड नॉन करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज को हम चालू दायित्व कहते हैं। तो एस आई थिंक अगर हमें कोई चीज पे करनी है या कुछ ऐसी संपत्ति जिनका भुगतान, कोई ऐसी वस्तु जिनका भुगतान हम 1 साल के अंदर कर देते हैं, जिनका पे हम 1 साल के अंदर कर देते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, करंट लायबिलिटीज कहते हैं। कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिसका पे हम 1 ईयर के अंदर कर देते हैं उसको करंट लायबिलिटीज कहते हैं। फॉर एग्जांपल बैंक ओवरड्राफ्ट, इसको हम अधिविकर्ष कहते हैं, बैंक अधिविकर्ष। तो अगर हमारे अकाउंट में पैसे कम हैं, हम पैसे निकलवाने के लिए गए तो हमारे अकाउंट में पैसे कम हैं, तो बैंक उससे अधिक पैसा अगर हमें देता है तो उसको हम क्या कहते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं, जिसको बैंक अधिविकर्ष कहते हैं। अगर हमारे अकाउंट में पैसे कम है और बैंक हमें हमारे अकाउंट से ज्यादा पैसा पे करता है तो उसको बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। बिल्स पेबल फॉर एग्जांपल, क्या बिल पे कर रहे हो, जैसे इलेक्ट्रिशियन, वाटर बिल, बिजली का बिल अगर पे कर रहे हो तो उसको बिल्स पेबल कहते हैं। क्रेडिटर्स, जिसको लेनदार कहते हैं, जो पैसा लेने वाला होता है, कि किसी से हमने पैसे लिए हैं तो हम उसको वापस पैसे देंगे, क्योंकि हमने फॉर एग्जांपल उधार पैसे लिए तो हम उसको पैसे वापस देंगे। फॉर एग्जांपल उसको हम क्या कहेंगे, क्रेडिटर कहते हैं। आई थिंक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ऐसा खर्चा जो हमने पे किया ही नहीं है और यूज कर लिया है। फॉर एग्जांपल मैं किसी बिल्डिंग में रेंट पे रह रहा हूं पर मैंने अभी रेंट दिया ही नहीं है, रेंट का टाइम चला गया है पर मैंने रेंट अभी दिया ही नहीं है, तो उसको क्या कहेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। शॉर्ट टर्म लोन्स का मतलब क्या होगा, ऐसा लोन जो 1 साल के कम टाइम का हो, आई थिंक 1 साल से कम टाइम का हो, उसको क्या कहते हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स। तो ये सारी करंट लायबिलिटीज होती है। एक नॉन करंट लायबिलिटीज होती है, जिन लॉन्ग टर्म जो नॉन करंट लायबिलिटीज होती है उसको हम कहते हैं चालू गैर चालू दायित्व, जिसका भुगतान या जिसका पे 1 साल के बाद किया जाता है। आई थिंक मैक्सिमम 10 इयर्स 20 इयर्स, तो उसको हम क्या कहेंगे, नॉन करंट लायबिलिटीज। तो इसमें लॉन्ग टर्म लोन आएगा जिसका भुगतान 1 साल के बाद किया जाएगा। डिबेंचर आएगा जिसको ऋण पत्र कहते हैं, जो कंपनी की संपत्ति, जो कंपनी के जो शेयर होती है, जो कंपनी की पूंजी होती है, उसको छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर दिया जाता है, उसको डिबेंचर भी कह सकते हैं और शेयर भी कह सकते हैं। तो इसका जो अगला पार्ट आएगा वो शेयर कैपिटल भी कह सकते हैं इसको। थर्ड, इसमें हम ले सकते हैं इसको शेयर कैपिटल। तो इस प्रकार ये हमारा सब कुछ हो जाता है। तो इस सेकंड चैप्टर था जिसके बारे में मैंने अभी बताया है, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। तो अगर हम कैपिटल निकालेंगे, हम अपने बिजनेस की कैपिटल निकालना चाहते हैं, पूंजी निकालना चाहते हैं, तो उसका जो फॉर्मूला है वो हमारा है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। एसेट्स माइनस लायबिलिटीज करेंगे। इसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी वो आप देख लेना जो मैं आपको बताना चाहता हूं। तो इसमें एक्सटर्नल लायबिलिटीज का जो फिर सीधा लायबिलिटीज कह दो, तो एज यू विश जो आप करना चाहते हो। तो इस प्रकार ये हमारा हो जाता है। कोई और प्रॉब्लम हो तो मुझसे आप पूछ लेना, ठीक है। आई थिंक इसके और भी फॉर्मूले हैं, पहले आप यहां तक ही करें कि एसेट्स क्या होती है, लायबिलिटीज क्या होती है, और ये अच्छे तरह रीड कर देना। और इसके जो थ्योरी है वो मैं आपको व्हाट्सएप से सेंड कर दूंगा। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से बाय मैसेज पूछ लेना। थैंक यू।